हेलो, दिस इज़ आवर थर्ड चैप्टर रिवीजन सीरीज। सो फर्स्ट इसमें हम करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट इंसेमिनेशन के थ्रू, देन फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल और लास्ट में जाइगोट फॉर्मेशन। तो क्या क्या बने? गैमेटोजेनेसिस, फ्यूजन, पहले ट्रांसफर, फ्यूजन, देन जाइगोट फॉर्मेशन। तो इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे मेन स्टेप्स हैं जो हमारे फर्टिलाइजेशन के, रिप्रोडक्शन के। उसके बाद हमारे गेस्टेशन पीरियड आता है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है जाइगोट से, और बाद में एक पीरियड आता है पार्टुलेशन, मतलब बच्चे की डिलीवरी का पीरियड। तो ये हमारी चीज़ें होती है मेन। अब बात आती है पहले मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो हमारा मेन ऑर्गन्स होते हैं। मेन ऑर्गन कैसे हैं? टेस्टिस और कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं? हमारी वेस्ट डिफरेंशिया के डक्ट, वास्ट डिफरेंशिया डक्ट्स। ग्लैंड्स के इसके सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब हमारी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होता है? आउटसाइड बॉडी होती है, प्रेजेंट होते हैं। मेन जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम टेम्परेचर होता है। इनको जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। इसके स्पर्म का हमें टेस्टिस की लेंथ और विड्थ दे रखी है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ, मोटाई, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर हमारे को कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में दिखाई दे करता है, मतलब टेस्टिस, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट हमें ईच टेस्टिस में दिखते हैं, और एक टेस्टिस के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, जो आगे चल के हमारे मतलब वो बनाते हैं सेमिफेरस टिब्यूल। ये वो हैं ट्यूब लाइक प्रेजेंट होती है जो कि कंपार्टमेंट बने टेस्टिस के अंदर। उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर मियोसिस होएगा और गैमेटोजेनेसिस होगी। वहाँ पे सर्टोली सेल्स भी होती हैं जो क्या काम करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए। मियोसिस होएगा वहाँ पे और हमारी नई सेल्स बन जाएगी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। मियोसिस किस में होगा? हमारे स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस करेगी और हमारे स्पर्म्स बनाएगी, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन। इसको हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद आता है हमारे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये क्या होती है? जो ट्यूब्स होती हैं टेस्टिकल्स के, उनके बीच में प्रेजेंट होती है। मतलब इसको इंटरस्टिशियल क्यों बोला है? क्योंकि 2 ट्यूब्स के बीच में है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए उनको लेडिक सेल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हार्मोन बनाती है, हार्मोन प्रोडक्शन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन जो होता है स्टेरोन, वो ये बनाएगी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद क्या आते हैं हमारे एक्सेसरी मेल डक्ट्स की बात करते हैं। तो रेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास एपिडिडाइनस, वास डिफरेंशिया। इसका सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस आता है कि कहाँ से कहाँ जाएगा स्पर्म। तो सबसे पहले आता है स्पर्म रेड टेस्टिस, उसके बाद वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइनस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर हमारी यूरिथ्रा में, और वहाँ से फिर बाहर यूरिथ्रा में आएगा। यूरिथ्रा से जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, उसे बोलते हैं यूरिथ्रिम मिएटस ओपनिंग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से स्पर्म ट्रांसफर होता है। कुछ टाइम के लिए स्पर्म एपिडिडाइनस में स्टोर भी होता है यहाँ पे, और जब इजैकुलेशन होता है तब बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारा ये देखिए, ये हमारा दे रखा है टेस्टिकल्स का, उसका डायग्राम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्ट। ये देखिए, ये पूरी ट्यूब है और ये बीच का ये स्पेस है 2 टेस्ट ट्यूब्स के बीच का। यहाँ पे होंगे हमारी लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, और अंदर होती है हमारी सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जिनके अंदर मियोसिस होएगा। अब एक चीज़ होती है हमारे जो पेनिस होता है उसके ऊपर एक स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। इसको कई बार कुछ जगह पे रिमूव भी करते हैं। रिमूव करने को के प्रोसेस को कहते हैं सरकमसाइजन, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को। और एक होता है जो पेनिस का अपर पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो आगे का थिक पार्ट होता है, लार्ज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल के अंदर। एक तो सेमिनल वेसिकल्स जो कि काम करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन कौन सा? फ्रक्टोज देती है मेनली, फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोस्टेट, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है और ये एक्टिवेट भी करती है स्पर्म को, एक्टिवेट स्पर्म, ठीक है। उसके बाद है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या काम करती है? ये इसलिए होती हैं लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड होता है, जो हमारा जो टोटल फ्लूइड बनता है हमारा, उसको बोलते हैं हम सीमन, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म होता है और बाकी का ये जो 3 एक्सेसरी फ्लूइड निकला है उनका सब्सटेंस होता है फ्लूइड, न्यूट्रिशन वगैरह। इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होती है, सारी चीज़ होती है। उसके बाद बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओवरीज है और मैमरी ग्लैंड्स है, ठीक है। ओवरीज 2 होती हैं, ओवरीज। उसके बाद हमारे एक्सेसरी जेनिटेलिया में क्या क्या है? ओविडक्ट्स है,
यूटरस है, ये सब तो हमारे क्या है, और एक्सटर्नल जेनिटल ये तो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे फीमेल एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आता है हमारे एक्सटर्नल जेनिटल में। एक्सटर्नल जेनिटल में हमारी क्या क्या चीज़ होती है, मॉन्स, प्यूबिस, एक्सटर्नल जेनिटल बता रहा हूँ, लेबिया, मेजोरम और माइनर, मेजर और माइनर, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सर्विक्स और क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। बस ये 3-4 याद रखें जो हमारे होते हैं, हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो हमारे फीमेल के पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं एक्सेसरी पार्ट्स, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और ओविडक्ट्स, ये सब अंदर के पार्ट्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं पूरा बेबी फॉर्मेशन में। मैमरी ग्लैंड दे रखा है, ये काम करते हैं मिल्किंग के काम आते हैं, लैक्टेशन में। ओवरी हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी का साइज दे रखा है 2 से 4 सेंटीमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइज है, कई बार पूछ लेते हैं। और यूट्रस किससे, लिगामेंट्स के थ्रू मतलब सिचुएटेड रहती है अपनी पोजीशन में, देखिए जैसे लोकेशन दे रखी है हमारी, जैसे ही। तो ये ओवरी है ना, ये वाला पूरी हमारे फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हैंग किया जाता है लिगामेंट्स के थ्रू, जिससे टंगी रहती है। ओवरी डक दे रखी है, फेलोपियन ट्यूब, इसकी लंबाई याद रखिए 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, इंपॉर्टेंट है ये रही। और इस ओवरी ट्यूब के 3 पार्ट हैं, एक तो आगे का पार्ट है जैसे ये रहा, एक सबसे आगे का पार्ट है इस्थमस, एक फ्लैट, एक राउंड और बिगेस्ट पार्ट है एम्पुला। उसके बाद आगे आता है इन्फेंडिबुलम, उसके अंदर होते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, जिससे ओवम को कैच किया जाता है, मतलब जहाँ से ओवरी से निकल गया और डायरेक्ट इसी में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट पड़े, इस्थमस, एम्पुला और फंडस। जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है मेन, वो हमारा होता है एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। फर्टिलाइजेशन की पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे होता है, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन, मतलब एम्पुलर और स्टमिक के जंक्शन पे, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके हमारे फेलोपियन ट्यूब के। उसके बाद हमारा, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई यहाँ पे, एक तो पेनिस वगैरह के बारे में बताया जो हमारा मेल का पार्ट था। 3 हमारी एक्सेसरी डक्ट थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब था, 3 का अलग अलग फंक्शन था। इसमें से ये पेयर में होती है, ये 2 होती है, ये भी 2 होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट एक ही होती है, सिंगल होती है। सेमिनल वेसिकल और बाकी बल्ब यूरेथ्रल 2-2 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, लुब्रिकेशन वाली। शायद फीमेल में बताया था, फीमेल में कुछ ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन तो ओवरी हैं, और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्वाइक्स और वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटल में फीमेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मॉन्स, प्यूबिस, लेबियम, मेजोरम, माइनर, क्लाइटोरिस और हाइमन भी याद रखिएगा। तो ये 5 चीज़ें जो एक्सटर्नल जेनिटल में आती हैं फीमेल के। और उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स लैक्टेशन में काम आती है। बात आती है यूट्रस की 3 लेयर के बारे में। यूट्रस में भी 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये आउटर स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। ये वाली मसल्स की बनी होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी मेन ग्लैंडुलर। बात आती है अंदर वाली, ये जो वाली लेयर होती है ना अंदर, ये वाली फिक्स नहीं होती, इसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह रेगुलर चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाकी यही सब दे रखा है, एम्पुलर स्टमक जंक्शन पार्ट्स। यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं, जो वॉर्म बोलते हैं, इसके अंदर बच्चा सपोर्ट करता है। अब बात आती है यूट्रस के पार्ट्स का, देखिए ये तो यूट्रस है ऊपर वाला पार्ट। अब आता है सर्वाइकल, नीचे की तरफ आते हैं ना तो एक कैनाल बनती है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और उसके बाद नीचे आ जाती है वेजाइना। याद रखिएगा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये पूछा जाता है कई बार, बर्थ कैनाल कि बर्थ कैनाल किस किससे बनती है, तो सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स और नीचे की वेजाइना, दोनों को मिला के हमारी बर्थ कैनाल बनती है। याद रखिएगा, यहाँ पे बर्थ कैनाल के बारे में देखा होगा, आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्थ कैनाल याद रखिएगा, बर्थ कैनाल पे क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट यहाँ पे वही सब दे रखे हैं, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्लाइटोरिस वगैरह। क्लाइटोरिस क्या होती है, इसको हम फीमेल पेनिस बोलते हैं, इसका नाम होता है फीमेल पेनिस। इसमें भी इरेक्शन होता है जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम। मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं, ये फैटी स्किन टिश्यूज होते हैं। लेबियम मेजोरा आउटर स्किन होती है वेजाइना के आसपास की, जिसपे फ्लैशी हेयर वगैरह भी होते हैं थोड़ा बहुत, और उसके अंदर की होती है माइनोरा, ठीक है, जो पतली होती है। उसके बाद हमें मेमरी ग्लैंड का डायग्राम दे रखा है। मेमरी ग्लैंड में क्या रहता है, पीछे की तरफ तो मसल्स होती है हमारी, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है। उसके ऊपर क्या रहता है हमारा कुछ वो बनते हैं लॉब्यूल्स, इनको बोलते हैं लॉब्यूल्स, मतलब लोब जैसे होंगे। उन लोब्स के अंदर क्या रहते हैं, एल्वोलाइट टिश्यूज रहते हैं। लंग वाले एल्वोलाई नहीं है, दूसरे वाले हैं एल्वोलाइट टिश्यूज। कितने, 15 से 20।
और उनसे डक्ट्स निकलेंगी जिनको हम बोलते हैं, जिनसे कुछ डक्ट्स निकलेंगे जिनको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट मतलब लॉब्यूल्स होंगे, लॉब्यूल्स के अंदर एल्वोलाइट टिश्यू होंगे 15 से 20, तो टोटल मिला के 15 से 20 लॉब्यूल्स होंगे यहाँ पे, उनमें से उनके अंदर एल्वोलाइट टिश्यू होंगे, उनसे डक्ट निकलेंगे। टोटल 15 से 20 डक्ट्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। उसके बाद एक उनमें साइनस बनता है, मतलब एक थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट जिसको बोलते हैं एम्पुला, जैसे उसमें था फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद बन जाती है लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट सीक्वेंस याद रखिएगा, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, उससे पहले एल्वोलाइट टिश्यू, और फिर आगे आके निप्पल पे खुल जाती है। निप्पल के आसपास का जो डार्किश पार्ट होता है उसको एरोला बोलते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्वोलस, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी लोब्स। ठीक है, ये हमारा देखता है, ये सब देखा है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, उससे डक्ट निकलती है, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट बनती है और मिल्क एजेक्शन होता है। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का काफ़ी रोल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब उसका दे रखा है गैमेटोजेनेसिस दे रखा है। गैमेटोजेनेसिस में क्या है, कैसे कैसे हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है। सबसे पहला हमारी एक मेन सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर पहले माइटोसिस होता है, याद रखिएगा। माइटोसिस से क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मोसाइट, सीक्वेंस याद रखिएगा, स्पर्मोसाइट। देन उसके बाद क्या बनेगा, इसके अंदर होगा मियोसिस 1, उससे बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बन जाएगा। सीक्वेंस याद रखें, यहाँ पे किस में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ये यहाँ पे तो 46 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस तो। अब यहाँ पे आधे हो गए, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम बचे। सेकेंडरी स्पर्मोसाइट का मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 मतलब एक तरह का माइटोसिस होता है वो तो पूरा। तो यहाँ पे बन जाएगा स्पर्मेटिड बन जाएगा, स्पर्मेटिड, जो कि कैसा होगा 23 क्रोमोसोम का होगा। बाद में इसमें थोड़े से डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो स्पर्मेटिड क्या होता है, बॉल जैसा होता है, इसको पूरे एग्जैक्ट स्पर्म की शेप देना को प्रोसेस बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और हमारा एक स्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है, ये सारी यहाँ पे लिखी सीक्वेंस में। स्पर्मेटोगोनिया के स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मोसाइट 23, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखिए, प्रोसेस स्पर्मेटिड फॉर्म इनटू स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये लाइन ऐसे सीक्वेंस चलता है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मोसाइट, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा किसमें कितना होता है। ये रहा स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मोसाइट में 46 है, बाकी सब में 23 है। एक प्रोसेस और आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, जब स्पर्म बन जाता है तो वो क्या करता है, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। मैंने बताया था आपको, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन के लिए होता है। तो उसका हेड इसके अंदर, तो स्पर्म का हेड इसके अंदर फंसा हुआ होता है, हेड, स्पर्म हेड इसके अंदर फंसा हुआ होता है। बाद में क्या होता है, जब ये पूरा मैच्योर होता है तो उससे रिलीज होके एपिडिडाइमिस में आता है, रिलीज कम इन, उस सर्टोली सेल से रिलीज होएगा, एपिडिडाइमिस में आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ठीक है, डिडाइमिस ये लिखिएगा। और इसमें ग्रोथ हार्मोन्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं, मतलब हमारे हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे 2 हार्मोन निकलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म हार्मोन्स का। हाँ, तो उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए FSH का रोल क्या होता है, ये स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है LH का हार्मोन। LH हार्मोन क्या करता है, LH हार्मोन क्या करता है, लूटेनाइजिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स को प्रमोट करता है, जो हमारी होती है ना लेडिंग सेल्स, और उनसे क्या निकलवाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे टेस्टिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट FSH एक काम करता है जो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, FSH, और क्या करता है, हमारे स्पर्मेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कराता है, स्पर्मेशन प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद हमारे स्पर्म का डायग्राम दे रखा है। हेड होता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ हेड होता है, उसके ऊपर एक्रोसोम होती है जो क्या काम करती है, उसमें जो हमारे ओवम की मेम्ब्रेन है उसको तोड़ने में काम आती है, ब्रेकिंग, ओवम को ब्रेक करने में, उसके अंदर एंट्री होने में। न्यूक्लियस होता है, उसके बाद नेक वाला पार्ट, नेक वाले पार्ट में एक सेंट्रियोल होता है जो क्या काम करता है, ओवम को डोनेट करता है, डिवीजन में करता है। मिडल पीस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी के लिए, और टेल होता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, सीमन क्या है आपको बता दिया, सीमन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्पर्म होता है और भी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमारा दे रखा है ओगोनिया, फीमेल में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए सबसे पहले फीमेल में जो हमारा रिलीजिंग के प्रोसेस होती है बचपन में स्टार्ट हो जाती है, पैदा होने से पहले ही। जब पैदा होती है फीमेल तो उसमें 2 से 3 लाख फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स मतलब फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डेवलपमेंट होएगा ओवम का। जब पैदा होती है तो 60 से 80 हज़ार ही बच जाते हैं, उसके बाद कोई नया फॉलिकल ऐड नहीं होता उसमें, ठीक है। अब क्या रहता है, डेवलपमेंट हो रही है, स्टार्ट हो गई बचपन में, तो कैसे कैसे होती है देखिए, 2 चीज़ होंगी, एक तो ओवम का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ फॉलिकल का डेवलपमेंट। पहले ओवम का डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो पहले क्या रहता है, ओगोनिया स्टार्ट होएगा, ये रहा फीमेल वाला ओगोनिया होगा। ओगोनिया जो होगी फीमेल का मदर सेल, उसमें माइटोसिस होएगा, माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कब तक हो जाएगा, प्यूबर्टी के लिए पहला स्टॉप आया। कहाँ पे कौन से फेज में स्टॉप होता है भी याद रखिएगा इसमें, मियोसिस के कौन से फेज में होता है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, जब प्यूबर्टी आएगी तो स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट मियोसिस। तो हमारी एक पोलर बॉडी बन जाएगी जिसका जो डिजेनरेट कर जाएगी, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और ये ओवम उसमें फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा तो ओवम जो स्पर्म था उसके पास एक सेंट्रियोल था, वो इसे अपना डोनेट करेगा सेंट्रियोल, और उसमें क्या रहता है, उससे पहले स्टॉप रहती है सेकेंडरी oocyte। किस फेज में स्टॉप रहता है सेकेंडरी oocyte, मेटाफेज 2, जो हमारा उसका सेल साइकिल का फेज है मेटाफेज 2। जब स्पर्म अपना इसे सेंट्रियोल डोनेट करेगा तो ये फिर पूरा फर्टिलाइज कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस, सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और एक ओवम बन जाएगा, इसको हम ऊटेड बॉडी बोल देते हैं, ऊटेड सेल, ठीक है। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होएगा और हमारा जाइगोट बन जाएगा। बात आती है फॉलिकल्स की, सेम फॉलिकल में चलता है। फॉलिकल क्या रहता है, ये जो ओवम निकलता है ना, इसके ऊपर कुछ सेल्स जमा होने जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। देखिए जमा हो जाते हैं, पहले 1-2 सेल के एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और लेयर्स बन जाती हैं। टर्शियरी फॉलिकल एक याद रखेगा फीचर, इसमें क्या रहता है, कैविटी आती है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम, ये इसका फीचर है। फिर डेवलपमेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं बहुत सारी सेल्स की लेयर आ जाती है जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा जो ओवम है वो रहता है। ओवम कौन सा, सेकेंडरी oocyte वाला, क्योंकि बाहर आएगा जब तो फर्टिलाइजेशन होगा। और एक फेज आता है 14वें दिन पे, क्या रहता है इस फेज में, लुटेनाइजिंग हार्मोन का रहता है, पीक पे पहुंच जाता है, LH सर्ज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, जिससे ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज हो जाता है, उससे फेलोपियन ट्यूब आ जाता है। बाकी क्या बचता है, हमारा जो फॉलिकल का पार्ट था उसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन, और आगे की साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो ये साइकिल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या क्या सीक्वेंस रहते हैं, सीक्वेंस देख लीजिएगा एक बार। ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह, इसमें एक साइड मेल का दे रखा है, एक साइड फीमेल का दे रखा है, दोनों चार्ट कर दें। बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, 28 से 29 दिन की होती है, आइडियली हम 28 दिन की मानते हैं। इसमें कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग वाला मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग, स्टार्टिंग ब्लीडिंग से करते हैं। शुरुआत के 5-6 दिन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या रहता है, फर्स्ट फेज। उसके बाद क्या रहता है, प्रोलिफरेशन फेज आता है। चलिए आगे जाते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये साइकिल दे रखी है। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले रहता है फर्स्ट फेज में ब्लीडिंग होती है, शुरू के 5-6 दिन ब्लीड। उसके बाद क्या रहता है, प्रोलिफरेशन पे आते हैं, जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो रिलीज होना शुरू होता है। ग्रेनुलोसा सेल जो ओवम के ऊपर बनी थी, ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम थी जो हमारी यूट्रस की, उसको रीजनरेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहते हैं, यूट्रस में जो चेंजेस आते रहते हैं उसके लिए होती है। एंडोमेट्रियम को फॉर्मेशन, एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन, मेट्रियम फॉर्म, जिससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन करेंगे। एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन होगी तो उसकी थिकनिंग बढ़ती जाएगी। 14वें दिन पे 14th डे LH सबसे हाई हो जाएगा, LH भी हाई हो जाएगा। ये रहा LH सर्च, इसे होता है LH सर्च। LH और FSH हार्मोन दोनों हाई पीक पे पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा, ओवम रिलीज होएगा ग्राफियन फॉलिकल से ओवम फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओवम रिलीज हो जाता है 14वें दिन पे। उसके बाद क्या फेज आता है, उसका जो फेज आता है उसको बोलते हैं सिक्रेटिंग फेज। सिक्रेटिंग फेज, इसमें यह रहता है हमारा यूट्रस थिक होती रहती है, उसके एंडोमेट्रियम और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनता है, हमारा जो हमारा तो कॉर्पस लूटियम बना था ना ओवम रिलीज होने के बाद, जो फॉलिकुलर पार्ट था, उससे यूट्रस की थिकनिंग होती रहती है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करता रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ है। ईस्ट्रोजन की पीक 2 बार आती है साइकिल में, मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल 1-2 बार बढ़ता है। पहले जब हमारा रिलीज होने वाला है, जब उससे ग्रेनुलोसा सेल से ओवम रिलीज होने वाला है, उससे पहले एक पीक आती है, एक उसके बाद पीक आती है। जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ना, तो वो ईस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, और जो कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस लूटियम से 14 दिन के बाद बनेगा, लेकिन ईस्ट्रोजन की 2 पीक आते हैं, याद रखिएगा। FSH वाला 14 दिन पे दोनों पीक पे पहुंच जाते हैं। तो ये ग्राफ है, ये सारी चीज़ें बस। तो 3 फेज आए इसमें। तो ब्लीडिंग का फेज आया,
ब्लीडिंग फेज फर्स्ट, उसके बाद प्रोलिफरेशन जिसमें एंडोमेट्रियम रीजनरेट करेगी, ये 5 दिन शुरू किए चलता है। उसके बाद ये 7वें दिन से 14वें दिन तक ये 14th डे पे ओव्यूलेशन होएगा, मतलब ओव्यूल रिलीज होएगा। और सर क्या जाता है सिक्रेटरी फेज, जिसमें यूट्रस थिक रहेगी, ठीक है। तो ये सर चीज़ें रहती हैं, ये सारी पूरी साइकिल है। इसमें LH और इन फॉलिकल्स का काफ़ी रोल होता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं जो हमने आपको समझाई हैं। उसके आगे चलते हैं और बाद में क्या होता है धीरे धीरे 28वें दिन तक पहुँच लगते हैं तो हमारा जो कॉर्पस लुटियम होता है वो डीजनरेट करने लगता है और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन। और क्या रहता है इससे हमारी यूट्रस क्या हो जाती है, यूट्रस को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलेगा नहीं। प्रोजेस्टेरोन वही हार्मोन होता है जो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है उसको मेंटेन कर रखता है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम खराब हो गया, तो यूट्रस क्या होगी हमारी शेड ऑफ हो जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुअल वाला फेज फिर से आ जाएगा, तो साइकिल कंटिन्यूस रहेगी। 50 ईयर के बाद मेनोपॉज आता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। उसका आता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल के अंदर एक बार स्पर्म आ गया इंसेमिनेशन के थ्रू, उसके बाद क्या होगा वो सर्विक्स वगैरह को पास करेगा, वहाँ पे होता है स्पर्म का पहले कैपेसिटेशन होता है, प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन। स्पर्म को एक्टिव किया जाता है, उसके ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसको हटा दिया जाता है, और उससे क्या होता है एक्रोसोम जो होती है, एक्रोसोम एक तरह की तलवार होती है जो ओवम को पियर्स करने में काम आती है। एक्रोसोम उससे क्या रहता है उसको ब्रेक करता है ओवम मेम्ब्रेन। ओवम की कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, बाहर वाली को बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, उसके अंदर होती है जोना पेलिसुडा और उसके अंदर होता है प्रीविटलिन स्पेस। यहाँ पे ये 3 चीज़ें होती हैं। तो एक्रोसोम इन तीनों को धीरे धीरे पियर्स करेगा, अंदर पहुँचेगा। जैसे जोना पेलिसुडा कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या रहेगा, जोना पेलिसुडा क्या करती है एक स्पर्म को तो अलाउ करती है, बाकी को नहीं करती। इससे क्या रहता है पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जाता है। पॉलीस्पर्मी जोना पेलिसुडा काफ़ी रोल होता है इसमें अवॉइड, कि एक स्पर्म को अलाउ किया जाता है, बाकी स्पर्म के फिर वो सख्त हो जाती है, सीमेंट हो जाती है। इससे करते हैं बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्पर्म चला जाता है ओनली, बाकी नहीं जा पाते। सिक्रेटरी एक्रोसोम का जो सिक्रेशन होता है एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम से, जो कि हम करते हैं इन जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा को पियर्स करें मत करेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म अपना क्या करेगा न्यूक्लियस डोनेट कर देगा, न्यूक्लियस डोनेट कर देगा और अपना सेंट्रियोल, जिससे क्या वहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, अनइक्वल डिवीजन होता है एक तरह का, जिससे क्या होता है ओटिड सेल बनती है, हैप्लॉइड जो ओवम बनता है और वहाँ पे फिर फ्यूजन होकर जाइगोट बन जाता है, ठीक है। स्पर्म ओवम फ्यूज होगा और जाइगोट बन जाएगा, जिसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे 46 वापस से। तो ये रहता है। अब यहाँ पे आपको चार्ट देखा मेल फीमेल का, XX होता है तो फीमेल होता है और XY होता है तो मेल होता है। मेल ये डिपेंड किस पे करता है, मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा लड़का, मेल पे ओनली। कंप्लीटली तो मेल पे भी डिपेंड नहीं है, बट कह सकते हैं कि मेल पे डिपेंड है कुछ हद तक। बाकी तो ये यही दे रखा है पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे को 50-50% चांस होते हैं दोनों के, मेल के और फीमेल के, या तो मेल पैदा होगा या फीमेल, ठीक है। उसके बाद चांस उसके बाद दे रखा है हमारे को ट्रोफोब्लास्ट। एक बार हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होता है देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन अभी क्या है जो हमारी जोना पेलिसुडा है ना वो अब भी बनी हुई है बाहर, सख्त हो गया, जोना पेलिसुडा फ्यूजन हो गया, हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। अभी तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही, अब धीरे धीरे क्या होगा उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज क्या रहता है एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें क्या रहता है सेल्स का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता। क्या रखेगा क्लीवेज में एक डिवीजन है क्लीवेज, नंबर इंक्रीज होगा लेकिन जो एक्चुअल साइज है ना सेल्स का वो उतना का उतना ही रहेगा, मतलब जो बॉल है फिक्स साइज की वही रहेगी। नो साइज, नंबर इंक्रीज, साइज नहीं इंक्रीज होगा, साइज नो चेंज, ठीक है, साइज में चेंज नहीं आएगा। और जब 8 और इस तरह से सेल डिवाइड होती रहती है 2, 4, 6, 8, 16, इन स्टेज को हम बोल देते हैं, इन सेल्स को हम बोल देते हैं ब्लास्टोमेर सेल्स होते हैं, हर एक सेल्स को ब्लास्टोमेर सेल बोलते हैं जो जाइगोट से बनी। और एम्ब्रियो की वो स्टेज 8 से 16 वाली स्टेज को हम बोल देते हैं मोरुला, मतलब 8 से 16 वाली सेल की स्टेज को। उसके बाद आगे चल के थोड़ा डेवलपमेंट होता है तो बन जाता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या मतलब इसमें कैविटी भी होती है, ऐसे होता है ये पूरा कैविटी है, यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा था, ये पूरा एक कैविटी आ गई कैविटी, ठीक है। और ये पूरा सेल डिवाइड हो रहा है, तो 2 पार्ट बन गए, एक तो अंदर वाले सेल होंगे जो एम्ब्रियो बनाएगा आगे चल के मतलब पूरा बच्चा, और एक बाहर के लेयर होंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये काम करेगी हमारी प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगी, तो ये इसको बोलते हैं इनर सेल मास, ब्लास्टोसिस्ट के फीचर है, जिससे हमारा पूरा आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और ये आगे चल के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगी। यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है। याद करें तो कौन से डे पे होती है, याद रखिएगा ये एक्चुअली 7th डे पे बोलते हैं,
7वें डे पे हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, 7वें डे पे इम्प्लांट हो जाता है और 10th डे पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, 10th डे पे कंप्लीट, 7 डे से स्टार्ट होकर 10th डे पे कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी दे रखा है, प्लेसेंटा बनती है, कोरियोनिक विलाई बनती है, जो हमारी ट्रोफोप्लास्ट लेयर होती है ना, उससे कुछ विलाई जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलनी शुरू होती हैं, जो कि काम करती हैं एंडोमेट्रियम लेयर में जुड़ जाती है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती हैं, जो डेवलपिंग फीटस के डेवलपमेंट फीटस हेल्प करता है। प्लेसेंटा के क्या क्या रोल होते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, ये प्लेसेंटा के रोल है। और क्या काम करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करता है, साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। हार्मोन क्या क्या है? एंडोक्राइन रोल है इसका, प्लेसेंटा का। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, ये क्या काम करेगा? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, साथ ही साथ एक लेटर फेज में क्या होता है? एक रिलैक्सन रिलीज होता है। कहाँ से? याद रखिए, प्लेसेंटा से रिलीज होता है, रिलैक्सन हमेशा ओवरी से रिलीज होता है। ये क्या करता है? हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है ना, उसको रिलैक्स करता है, रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये ओवरी से रिलीज होगा, याद रखिएगा, रिलैक्सन ओवरी से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बाकी सारे हार्मोन हमारे प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन को बोलते हैं। इसकी वजह से हम टेस्ट भी कर पाते हैं प्रेगनेंसी का, ये यूरिन मान आता है, इससे हम पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। ये हमारा डायग्राम दे रखा है पूरा प्लेसेंटा का, याद थोड़ा सा देख लीजिए इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो प्लेसेंटा से निकलती है, बच्चे से अटैच रहती है। उसके बाद ये हमारा योग सेक दे रखा है कोने में छोटा सा, और ये पूरी कैविटी है, और ऊपर प्लेसेंटा जुड़ी है। प्लेसेंटा फंडस से जुड़ी होती है, यूट्रस के फंडस वाले पार्ट से, जो ऊपर वाला पार्ट होता है यूट्रस को, उसको फंडस बोलते हैं, ठीक। लास्ट पेज हमारा यूट्रस के तीनों लेयर्स दे रखी हैं। जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, जो हमने बताया था, याद है आपको, इनर सेल मास बताया था, ट्रोफोप्लास्ट, ऐसा ट्रोफोप्लास्ट होता था, और उसके अंदर एक इनर सेल मास होता था, उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स होती हैं, मतलब ये ऐसी सेल है जिससे हम कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं बॉडी का, तो इसलिए स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसका दे रखा हमारे को, हर जानवर में अलग अलग हमारा पीरियड रहता है गेस्ट्रेशन का। अब 9 महीने का गेस्ट्रेशन पीरियड आता है, जिसमें बच्चे डेवलपमेंट होता है। तो उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें आते हैं। फर्स्ट मंथ में, याद रखिए, फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाते हैं, हर्ट फॉर्म, जिससे हम हर्ट साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। सेकंड मंथ में क्या चेंज आएगा? एम्ब्रियो का फर्स्ट मंथ में हर्ट फॉर्मेशन हो गई, और हम साउंड सुन सकते हैं उसके लिसनिंग स्टेटोस्कोप से, ठीक है। सेकंड मंथ के एंड में क्या रहता है? फीटस के लिम्ब डिजिट्स बन जाती है, लिम्ब डिजिट्स मतलब छोटे छोटे डिजिट्स आ जाएंगी, पूरे नहीं बनेंगे। थर्ड में क्या रहेगा? पूरा एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाता है, मतलब उसका मेल फीमेल पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा मेल है फीमेल, ठीक है, 3 मंथ के एंड में। 5वें वीक के एंड में, 5वीं, इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। 3 मंथ का तो ट्राइमेस्टर बोल जाता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद आता है 5वें मंथ का, डायरेक्ट 5वें मंथ का याद रखना है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वें मंथ का क्या दे रखा है? ठीक है, डेवलपमेंट रहेगा, एक्सटर्नल जेनिटल बन जाएंगे 3रे मंथ में। 12 मंथ फर्स्ट, और जो फर्स्ट मूवमेंट अपीयर होती है हमारे फीटस की, 5th मंथ में होती है। पहली बार मूवमेंट जो हमारे बोलते हैं बच्चा पेट में लात मारा, वो सारी चीज़ फर्स्ट मूवमेंट, तो 5th मंथ में होती है फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। और उसके बॉडी पे हेयर वगैरह आ जाते हैं, हेयर ऑन बॉडी उसके बच्चे की। 6th मंथ में क्या रहेगा? आई लीड्स वगैरह बन जाती हैं, आई लैशेस, मतलब आँखें वगैरह बन जाती हैं, आई लैशेस फॉर्मेशन। और 9th मंथ में मतलब 3rd ट्राइमेस्टर, 6th वीक मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है। 3 मंथ के बाद आता है एक ट्राइमेस्टर। आई लैशेस, याद रखिए, आई लैशेस यहाँ पे दे रखा है, ये वर्ड आई लैशेस काफी इंपॉर्टेंट है। ये आई लिड्स और आई लैशेस फॉर्मेशन, ये 6th मंथ में होता है, 6th मंथ में, ठीक है। एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, यानी 6th मंथ की बात कर रहा हूँ, 24 वीक, ठीक है। और लास्ट में क्या? 9th मंथ के बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब बात आती है डिलीवरी की, पार्ट्यूरेशन। जब बच्चे का डिलीवरी टाइम, उस चीज़ को बोलते हैं 9 पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। 9 मंथ के बाद होता है। इसमें क्या रहता है? जब डेवलप हो जाता है तो फीटस से और प्लेसेंटा से कुछ रिफ्लेक्सेस क्रिएट होता है, मतलब कुछ स्ट्रेचिंग रिलीज होती है, इससे आता है, इसको बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। कहाँ से रिलीज होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलीज होता है। इससे रहता है बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मतलब हमारे जो हाइपोथैलेमस होगी उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से वो क्या करेगा?
यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, यूट्रस पे एक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा और स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या रहता है कॉन्ट्रैक्शन होते होते बच्चा बाहर आ जाता है। बाद में यहाँ पे बर्थ कैनाल दे रखी है जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। बर्थ कैनाल किस किस से बनती है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलके। बाद में उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स का रोल आता है, तो लैक्टेशन में काम करती है, ब्रेस्ट फीडिंग। कोलेस्ट्रॉल में याद रखिएगा इसमें एंटीबॉडी ए होती है, एंटीबॉडी ए, ये पूछते रहे बार। एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है क्लोस्ट्रम में, फर्स्ट मिल्क जो होता है। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसको बच्चे को ग्रोथ में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।